हेलो क्लास 10th. सो नाउ इटली इज़ गोइंग टू बी यूनिफाइड, राइट. तो चलिए चलते हैं. जर्मन की तरह भी यहाँ पे भी पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन एक बड़ी बीमारी की तरह से था, मतलब कि सब कुछ बिखरा हुआ था, है ना. राजा बने, हट गए, फिर बने, फिर हट गए, और डायनेस्टिक स्टेट की तरह से इटली जो है, मतलब छोटे छोटे जो ये कहेंगे ना राज्य बने हुए थे. इटली में भी डायनेस्टिक स्टेट थे, छोटे छोटे बने हुए थे, है ना. पूरा जो हैम्सबर्ग एम्पायर था वो मल्टीनेशनल बोला, एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैम्सबर्ग एम्पायर. बहुत सारे हिस्सों में बहुराष्ट्रीय कह सकते हैं आप इसे. तो इसमें बिखरा हुआ है इटली चारों तरफ से. तो अब इसका यूनिफिकेशन कैसे हो? यूनिफिकेशन एक तरीका है, या तो सभी मान जाएं, अपनी बात रखें, और कुछ शर्तें भी हो सकती हों, और सभी मान जाएं और अपने आप को पूरी तरह से एक ही जो नेशन है वो अपॉइंट कर लें. लेकिन फिर नेशन बन जाएगा तो गद्दी पे कौन बैठेगा? अब राजा कौन बनेगा, ये बड़ी भारी एक दिक्कत है. तो उसका एक ही समाधान जो विश्व के सामने हमेशा से रहा है वो है वॉर. लड़ो, जो जीता वो सिकंदर, माने जो जीतेगा वही जो है इटली को डोमिनेट कर लेगा. तो कहानी अब जो है इटली की छोटी सी है, वो आप देखिए किस तरह से चलती है. इटली वॉज डिवाइडेड इंटू 7 स्टेट्स. ठीक है, याद हो गया. इटली 7 स्टेट्स में डिवाइडेड है, ऑफ विच ओनली वन, Sardinia Piedmont, was ruled by Italian princely house. Right? Only one means Italian princely house जो रूल कर रहा है वो सर्देनिया पेडमोंट पे कर रहा है, बाकी जगह पे दूसरे लोग होंगे, है ना. द नॉर्थ वॉज अंडर ऑस्ट्रियन Habsburg. The center was ruled by the Pope, and the southern region was under the domination of बोर्बन किंग्स ऑफ स्पेन. ठीक है, एक एरिया इटली वालों के पास है जो उनका ख़ानदानी है. दूसरा एरिया एक और है नॉर्थ का, वो ऑस्ट्रेलियन के पास है, हैम्सबर्ग के पास है, वो एक एम्पायर था अपने आप में, ख़ानदान था, है ना. एक सेंटर का एरिया है वो पोप के अंडर में आ रहा है. साउदर्न एरिया पे जो है बोर्बन किंग स्पेन के हैं, तो वो अपना कब्ज़ा जमाए हुए हैं. इस तरह से इटली टूटा हुआ है. ठीक है. इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस. मतलब कि इटालियन ही नहीं बोल रहे वो सब लोग. क्यों बोलेंगे भैया, जब इटालियन लैंग्वेज ही नहीं है. ऑस्ट्रेलियन बोलते होंगे, पोप अपनी लैंग्वेज को भी बोलता होगा, और स्पेन जो स्पेनिश लैंग्वेज बोलते होंगे. तो लैंग्वेज भी कोई एक मैटर यहाँ पे उन जो सबको जोड़ने के लिए नहीं थी. ठीक है. अब यहाँ से शुरू होता है ड्यूरिंग 1830, जब ज्यूसेपे, आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन जो है, जो नाम रहा इसका, मजीनी कहा गया है, मतलब सरनेम से ही जाने जाते थे जनरल लोग. तो मजीनी हैड सॉट टू पुट टुगेदर अ कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटली रिपब्लिक. इसने कोशिश की थी कि इटली को पूरी तरह से एक राज्य में बनाने की कोशिश, मतलब कि मजीनी ने की. ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड अ सीक्रेट सोसाइटी कॉल्ड यंग इटली. इसके बारे में आपने पहले भी सुना है. यंग इटली था, मीन्स एक सीक्रेट सोसाइटी थी जो लगातार काम कर रही थी कि किसी तरह से हम नेशनलिस्ट मूवमेंट को आगे लेके जा सकें, है ना. तो यंग इटली बनाया उसने, उससे बहुत सारे उसने अपने जो काम है वो पूरे कर लिए थे. The failure of revolutionary uprising both in 1831 and 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italy states through war. है ना. जब सारी ये कोशिशें सब कुछ जो है 31 में, फिर 48 में लगातार ही फेल होती रहीं, तो लास्ट में जाकर किंग विक्टर एम्यूल सेकंड के कंधों पे अब जिम्मेदारी आ गई है कि वो वॉर करें और सब कुछ जीत लें. और कोई रास्ता अब दिखाई नहीं देता. हम मना चुके हैं, रिवॉल्यूशन कर चुके हैं, हम प्रोटेस्ट कर चुके हैं, हम अपोज कर चुके हैं, क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं, वॉटएवर कर चुके हैं. ठीक है, मतलब हम कर चुके कुछ भी, जो भी कुछ हो सकता था, अब कुछ आगे
नहीं होने की उम्मीद आ रही है। तो इटली के जो राजा हैं इस समय, ठीक है, मतलब जो सर्डेनिया पेडमाउंट एरिया में जो राजा हैं विक्टर इमैनुअल सेकंड, ठीक है, उनको कहा गया या उनके सामने बात आती है कि ठीक है अब वॉर ही एक रास्ता बचा है, तो अब वो वॉर स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। In the eye of the ruling elite of this region, a unified Italy offered them possibility of economic development and political dominance. लोग सोच रहे हैं कि इटली जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस के नज़रिए से विक्टर एम्यूल के लिए इटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो इन दोनों चीज़ों को अपने हिस्से में रखना चाहते हैं तो उन्हें वॉर करना चाहिए और यूनिफाइड इटली को तैयार कराना चाहिए। ठीक है, तो ये काम शुरू होता है मिस्टर कैवोर से। चीफ मिनिस्टर हैं इटली के, मींस इटली नहीं कह सकते उस टाइम पे, पेडमॉन्ट के, है ना, जो पेडमॉन्ट है उस जगह के गवर्नर हैं, मीन्स इस राजा के चीफ मिनिस्टर की तरह से काम कर रहे हैं। उन्होंने काफ़ी हद तक जो है कोशिश की है, लेकिन वो खुद में जो उनका करेक्टर कहता है, ना तो वो रिवॉल्यूशनरी हैं ना ही डेमोक्रेटिक हैं, मीन्स डेमोक्रेटिक वेज से भी वो तारुफ नहीं रखते, मतलब उनका कोई रिलेशन नहीं है, और ना ही ये रिवॉल्यूशनरी की तरह से सोच सकते हैं। ठीक है, लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ द इटालियन एलिट ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर दैन ही डिड इटालियन। फ्रेंच ज़्यादा अच्छी बोलते हैं, इटालियन भी इतनी अच्छी नहीं बोलते, मतलब कि टूटा हुआ इंसान है, उसे खुद नहीं पता चल रहा कि पैदा तो इटली में वो, फ्रांस में से मेरा लगाव रहा, फ्रांस में शायद ये पढ़ने भी गए होंगे और फ्रेंच अच्छे से बोलते हैं। वो उस समय स्टैंडर्ड लैंग्वेज इटली की थी या यूरोप की थी, है ना, वो बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ था, उसके रिवॉल्यूशन बहुत पहले होके ख़त्म हो चुके होंगे और सब कुछ चल रहा था। तो थ्रू अ tactful diplomatic alliance with France, engineered by Cavour, Piedmont succeed in defeating the Austrian force in 1859. फ्रांस के साथ मिलके कैवोर ने पेडमॉन्ट को जिता दिया, मतलब कि अपने जो राजा हैं उनको जिता दिया है। ऑस्ट्रियन वॉर हुआ होगा, ठीक है, उनके साथ 1859 में फ्रांस के साथ मिलके कुछ डिप्लोमेटिक अलायंसेस लिए होंगे, फ्रांस से अंदर जो है वो उन्होंने ट्रीटी साइन की होंगी, राइट। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रूप्स जो उनके पास लगातार, क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं तो आर्मी तो उनके पास रहेगी, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म्ड वॉलेंटियर अंडर द लीडरशिप ऑफ गैरिबॉल्डी, ठीक है, मीन्स गैरिबॉल्डी हुए हैं, ज़्यूसेप्पी गैरिबॉल्डी की लीडरशिप में बहुत सारे वॉलेंटियर, बहुत बड़ी आर्मी, ठीक है, उन्होंने वॉर किया। जॉइन द फ्रे, FRAY कहते हैं इसको, युद्ध में होना मतलब कि लड़ाई में होना या उसका हिस्सा होना, मतलब कि लड़ना, ठीक है। तो गॉरबेल्डी के लीडरशिप में ये वॉर हुए और उन्होंने इस पर जो है वो जीत हासिल कर ली। 1860 में दे मार्च्ड इनटू साउथ इटली में 1860 में, एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज and succeed in winning the support of local peasant in order to drive out the Spanish rulers. स्पेनिश रूलर्स को हटाकर उन्होंने लोकल पेजेंट्स का जो सपोर्ट होता है वो जीत लिया। तो अब फाइनल आ जाती है बात कि 1861, कब, 1861 विक्टर एम्यूल सेकेंड वॉज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। एम्यूल को अब फाइनली जो है वो क्या बना दिया गया है, वहाँ का इटली का राजा बना दिया गया है, राइट। However, much of the Italian population among whose rates of illiteracy were very high, क्योंकि पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो लगभग इटालियन पॉपुलेशन नहीं जानती थी कि लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी क्या होती है, उसे कोई मतलब नहीं था, 3 टाइम का खाना मिल जाना चाहिए, बात ख़त्म, बस, ठीक है। जब ही तो इसने एक यहाँ पे मजाक जोड़ी गई है, द पीजेंट मासेस हु हैड सपोर्टेड गारबेल्डी इन साउदर्न इटली में गारबेल्डी को जिन लोगों ने सपोर्ट किया, जिन पीजेंट्स ने सपोर्ट किया था, उन्होंने इटली का नाम भी नहीं सुना था
और जो लाल इटली बोला जाता था कि इटली हमारा है या पूरा इटली होगा, हमारा होगा, तो ला इटली को वो एम्यूल की वाइफ समझते थे। इतनी असंगति थी, इतना जो है अनअवेयर आदमी था, मगर लीडरशिप उन्हें चाहिए जॉब, तो वो लड़ना भी उनके लिए जॉब है, तो वो लड़े लोग, ठीक है। और जो भी हेल्प हो सकती थी पेजेंट से, उन्होंने उस एरिया में गैरिबाल्डी की और गैरिबाल्डी जो है वो कॉवेर के अंडर में काम कर रहे हैं, है ना। कैवेर किसके अंडर में काम कर रहे हैं? एम्यूल के, वो उसके सीएम हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर हैं। तो इस तरह से इटली का यूनिफिकेशन पूरा हो गया। सारे नाम और ईयर्स आप अच्छे से ज़रूर याद कर लें, कहीं से कोई पूछा जाता है कि इटली के यूनिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या थी, इटली के यूनिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन लोग हुए, इटली का जब यूनिफिकेशन हुआ तो जो नॉर्मल पब्लिक है उसकी थिंकिंग क्या थी या पेजेंट्स की क्या थिंकिंग थी, इसी को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, या इससे रिलेटेड एग्जांपल्स आपको और भी दिए जा सकते हैं। तो ये इटली का यूनिफिकेशन पूरा हो गया, इटली भी बन गया है ना। यहाँ पे आप जो मैप्स दिए हुए हैं वो आप देख सकते हैं। इधर स्विट्ज़रलैंड है, सेवॉय, सरदेनिया, लम्बॉर्डी और परमा, ये बहुत सारे और स्टेट्स हैं जो जिसमें इटली बंधा हुआ है नीचे तक, ठीक है। ऐसी ये पतली सी लाइन है ये। अभी आपने जब ये इटली में कोरोना हुआ तो उसके मैप्स देखे होंगे शायद, या न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी जो है इसको दिखाया गया, क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा इस एरिया में फैला था। अब देखो यहाँ पर ईयर हैं, ये वाला जो मैप है 1858-60 जो रिवॉल्यूशन के डायरेक्शन से वो दिखाए जा रहे हैं, 1870, 1860, 1858, 1858, 1866। ऑस्ट्रेलिया से जीता होगा, ऑस्ट्रेलिया ने कब्जा कर रखा था इधर, राइट। तो ये है इटली, राइट। Italy after unification. The map shown the year in which different regions became part of unified Italy. Right? ये पहले वाला इटली है, और से इधर जो दूसरा है राइट साइड में आपके, वो यूनिफाइड इटली है, राइट। तो ये इटली कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आप 4.3 पॉइंट देखेंगे, वहाँ पर ब्रिटेन की स्टोरी शुरू होती है, बहुत ही अजीब सी स्टोरी है, ठीक है। उसको पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू वेरी मच।